हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट जी के लुसेंट हिंदी में। दोस्तों, आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। भारतीय वित्त व्यवस्था मौद्रिक नीति सन 1991 ईस्वी के तहत स्फीतिकारी दबावों के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय किए गए। औद्योगिक सुधार नीति 1991 ईस्वी के अधीन जिन उपायों को लागू किया गया है वे है: प्रथम, 18 उद्योगों की सूची को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस हटा दिए गए। एमआरटीपी कंपनियों का विनियोग हेतु एमआरटीपी आयोग से मुक्त कर दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित क्रियाओं का दायरा सीमित कर दिया गया तथा उक्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति दी गई। विदेशी विनियोग नीति 1991 के तहत जिन सुधारों को लक्ष्यबद्ध किया गया वे हैं: बहुत से उद्योगों में 51% विदेशी हिस्सा पूंजी के स्वामित्व की सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग को स्वतः स्वीकृति दी गई। निर्यात से लगी विदेशी व्यापार कंपनी को 51% तक हिस्सा पूंजी लगाने की अनुमति होगी। सरकार उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में तकनीकी संधियों के लिए स्वतः ही स्वीकृति प्रदान करेगी। व्यापार नीति 1991 के तहत अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोन्नत करने हेतु उद्योग को प्रातः अत्यधिक व अविवेकपूर्वक संरक्षण धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए गए। सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीति 1991 के तहत उद्यमों में कार्यकुशलता व बाजार अनुशासन लाने के लिए जिन उपायों को लागू किया गया वे हैं: आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाकर 8 कर दी गई। वर्तमान में केवल दो जीर्ण उद्योगों के पुनरुत्थान का कार्य औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंप दिया गया। सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन में उन्नति के लिए उद्यमों को बोध ज्ञापन यानी MOU के माध्यम से मजबूर किया गया। श्रमिकों की संख्या कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएं आरंभ की गई। नई आर्थिक सुधार नीति सन 1991 ईस्वी से आगे बढ़ते हुए ये तक काफ़ी खुली, उदार और वैश्वीकृत हो चुकी है। वर्तमान में ये औद्योगिक नीति के तहत आरक्षित उद्योगों की संख्या 2 है: परमाणु ऊर्जा एवं दूसरा रेल परिवहन। संसाधन जुटाने तथा कार्यकुशलता लाने की दृष्टि से सार्वजनिक उद्यमों के संबंध में विनिवेश की नई नीति वर्ष 1991 से 92 ईस्वी में अपनाई गई। 100% निर्यात मूलक इकाइयों में 100% विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी गई। विनिवेश या अपनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट का अर्थ उद्यमों से सरकारी भागीदारी घटाना है। 1996 ईस्वी में विनिवेश मुद्दे पर समीक्षा, सुझाव तथा विनियमन के लिए विनिवेश कमीशन का गठन किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष GV रामकृष्णन थे। औद्योगिक आधुनिकीकरण तकनीकी विकास के परिणामस्वरूप प्रभावित होने वाली तथा बंद की जाने वाली रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के विस्थापित श्रमिकों की सहायता तथा पुनर्स्थापना के लिए सन 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय नवीकरण नीति की स्थापना की गई। नवरत्न जैसी कंपनियां जो विश्वस्तरीय कंपनियों के रूप में उभर रही हैं तथा जिसे सरकार ने प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की है, ऐसी कुल 23 कंपनियां हैं, जिसमें से 7 कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। दूसरे चरण के आर्थिक सुधार कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य 7 से 8% वृद्धि दर से निरंतर समान एवं रोजगार सृजनकारी दिशा में विकास तथा देश में से गरीबी का उन्मूलन करना है। भारतीय वित्त व्यवस्था। भारतीय वित्त व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, औद्योगिक कंपनियों तथा सरकार द्वारा वित्त की मांग होती है, इसकी पूर्ति की जाती है। भारतीय वित्त व्यवस्था के 2 पक्ष हैं: पहला मांग पक्ष तथा दूसरा पूर्ति पक्ष। मांग पक्ष का प्रतिनिधित्व व्यक्तित्व, निवेशक, औद्योगिक तथा व्यापारिक कंपनियों, सरकार आदि करते हैं, जबकि पूर्ति पक्ष का प्रतिनिधित्व बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं करती हैं।
भारतीय वित्त व्यवस्थाओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला भारतीय मुद्रा बाजार, दूसरा भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार को तीन भागों में बांटा गया है: असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र तथा मुद्रा बाजार का उप बाजार। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत देसी बैंकर, साहूकार और महाजन आदि परंपरागत स्रोत आते हैं। ग्रामीण तथा कृषि साख में अब भी इसकी महती भूमिका होती है। संगठित क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई शीर्ष संस्था है तथा इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं आती हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई तथा 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय बम्बई में है। भारत में मौद्रिक एवं साख नीति रिजर्व बैंक द्वारा ही बनाई जाती है और लागू की जाती है। सर ऑस्वन स्मिथ 1/4/1935 से 30/6/1937 में आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम आरबीआई गवर्नर सीडीसी देशमुख 11/8/1943 से 30/6/1949 थे। इन्हीं के मध्य में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल के झा आरबीआई के गवर्नर थे। नोट: हिल्टन यंग आयोग पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की संस्तुति की थी। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई 30 से 30 जून का है। आरबीआई देश में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दो प्रकार के कार्य हैं: पहला सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य तथा दूसरा विकास संबंधी तथा परिवर्तन कार्य। सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य के अधीन आरबीआई के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं: करेंसी नोटों का निर्गमन, सरकारी बैंकर का काम, बैंकों के बैंक का काम, विदेशी विनिमय का नियंत्रित करना, साख नियंत्रक और आंकड़ों का संग्रहण और प्रकाशन। विकास संबंधी एवं परिवर्तन कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य निम्न प्रकार का है: पहला मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण, दूसरा बचतों या सेविंग को बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्ध कराना, तीसरा लोगों में बैंकिंग की आदत बढ़ाने के लिए प्रयास करना आदि। बैंकिंग की आदत बढ़ाने के उद्देश्य से सन 1964 ईस्वी में भारतीय यूनियन ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना की गई। संस्थागत कृषि शाख की सुविधाओं की व्यवस्था और विस्तार रिजर्व बैंक की एक अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है तथा इसी उद्देश्य के तहत 1963 में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख पर नियंत्रण निम्न तरीकों से किया जाता है: पहला, बैंक दर नीति द्वारा खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा बैंकों की नकद कोष संबंधी आवश्यकताओं में परिवर्तन करके, तरलता संबंधी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करके, पांचवा, विभेदक ब्याज दरों की प्रणाली अपनाकर, छठा, चयनात्मक साख नियंत्रित नीति से तथा सातवां, नैतिक प्रभाव की नीति द्वारा। बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान कराने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में रिजर्व बैंक ने 14 जून 1995 से लागू किया। भारतीय रिजर्व बैंक जम्मू एवं कश्मीर सरकार के कारोबार का संचालन नहीं करता। सरकार आर्थोपेड ऋण यानी वेज एंड मीन्स एडवांस आरबीआई से लेती है। आरबीआई के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी करने से साख सृजन में वृद्धि होती है। नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है। आरबीआई के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम 115 करोड़ रुपये मूल्य का सर्व कोष रहना चाहिए। आरबीआई की खुली बाजार कार्यवाही का अर्थ है सरकारी बांडों का क्रय और विक्रय। भारत में पहला व्यापारिक बैंक जनरल बैंक ऑफ इंडिया था जिसे 1786 में खोला गया। इसके बाद 1790 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान खोला गया। ये सभी बैंक यूरोपियन थे। भारतीयों द्वारा प्रबंधित सीमित दायित्व की प्रथम भारतीय अवध कमर्शियल बैंक था जिसे 1881 में स्थापित किया गया। इसके बाद 1894 में पंजाब नेशनल बैंक स्थापित किया गया जो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित था। 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई।
1921 में तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के उपरांत इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। 1959 में 8 क्षेत्रीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत करके स्टेट बैंक के सहायक का दर्जा दिया गया। इन 8 सहायक बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर बना दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को जुलाई 2008 में, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को जून में और 2009 को में SBI का विलय कर दिया गया। शेष बचे 5 सहायक बैंकों को भारतीय महिला बैंक का 1 अप्रैल 2017 से भारतीय स्टेट बैंक में विलय कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का विज्ञापन पंक्ति है, विद यू ऑल द वे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। भारत में 10000 के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचाने वाला पहला बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्य बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। फ्रांस के कार्डिफ SA के साथ विदेशों में भारतीय स्टेट बैंक के सर्वाधिक कार्यालय हैं। इसके 28 देशों में 59 विदेशी कार्यालय हैं। नाबार्ड ने भारतीय स्टेट बैंक को स्वयं सहायता प्रोन्नयन संस्थान का दर्जा दिया है। भारत में 43 विदेशी बैंक अप्रैल 2016 से कार्यरत थे, जिसमें सर्वाधिक शाखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट चार्टर्ड बैंक का है। वर्तमान इसकी 100 शाखाएँ कार्यरत हैं। 19 जुलाई 1959 को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों व 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो RBI द्वारा अनुसूची में शामिल है। सार्वजनिक बैंक वे बैंक है जिसमें सरकार की धारिता 51% से अधिक है। भारत में सार्वजनिक बैंकों के अंतर्गत 26 बैंक है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुल बैंकों में जमा का लगभग 91% भाग नियंत्रण किया जाता है। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड 1959 में बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा निर्मित किया गया था। वाणिज्य बैंकों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। इसने यह योजना 1 नवंबर 2000 को लागू की थी। देश का पहला मोबाइल बैंक मध्य प्रदेश में खरगोन जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। लक्ष्मी वाहिनी बैंक के नाम से चलते फिरते बैंक की स्थापना 1 करोड़ रुपए की लागत से एक मोबाइल वैन में की गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला तैरता ATM कोच्चि में 9 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया। यह ATM केरला शिपिंग एंड नेशनल ऑफ नेविगेशन कॉरपोरेशन के झंकार नाम के स्टीमर में लगाया गया। यह स्टीमर एर्नाकुलम और फ्यापिन के बीच चलती है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाला पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड है। पूर्व में यह कोटक महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के रूप में कार्यरत था। भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तरों वाला है। राज्य सहकारी बैंक संबंधित राज्य में शीर्षस्थ संस्था होती है। इसके बाद केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करते हैं। तृतीय स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियां होती हैं जो कि ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं। पहले चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक। दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब तथा सिंध बैंक एंड विजया बैंक। ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई। इस दिन 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्थापित कर दिया गया। मुरादाबाद तथा गोरखपुर उत्तर प्रदेश, भिवानी हरियाणा, जयपुर राजस्थान तथा मालदा पश्चिम बंगाल। सिक्किम और गोवा को छोड़कर देश के सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा प्रवर्तक बैंक 50, 15, 35 के अनुपात में पूंजी लगाती है। स्वाभिमान योजना का संबंध ग्रामीण बैंकिंग से है। केलकर समिति की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने 1987 में नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना बंद कर दी। उस समय तक इसकी संख्या 196 थी। फिलहाल देश में
56 ग्रामीण बैंक काम कर रहे हैं। आरबीआई अप्रैल 2015 के अनुसार बैंकिंग प्रणाली की पुनर्रचना के संबंध में सुझाव देने हेतु 1991 ईस्वी में नरसिंघम समिति का गठन किया गया। इसने बैंकिंग संरचना के 4 स्तरीय अधिक्रम में स्थापित करने का सुझाव दिया। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड देश में कृषि व ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। नाबार्ड की चुकता पूंजी 2000 करोड़ है, जिसमें 72.5% की हिस्सेदारी आरबीआई की है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना शिवरमन कमेटी की संतुष्टि से पर छठी। नाबार्ड की चुकता पूंजी 2000 करोड़ है, जिसमें 72.5% हिस्सेदारी आरबीआई की है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना शिवरमन कमेटी की संतुष्टि पर छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 जुलाई 1982 में हुई थी। किसान क्रेडिट कार्ड का आरंभ करने तथा स्वयं सहायता समूह द्वारा बैंक जोड़ने का में नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बैंकिंग क्षेत्र की प्रचलित शब्दावली। बैंक रेट, जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, बैंक दर कहलाती है। इसके माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रित क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। रेपो दर, अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक ऑफ रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करते हैं, उसे रेपो दर कहते हैं। रेपो दर कहलाती है। रिवर्स रेपो दर, अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है, रिवर्स रेपो दर कहलाती है। समांतर बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाने पर उसमें कमी लाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ी ब्याज दरों पर कमर्शियल बैंकों को अल्प अवधि के लिए नकदी रिजर्व बैंक में जमा करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। बचत बैंक दर, बैंक ग्राहकों की छोटी बचतों पर बैंक द्वारा दी गई जाने वाली ब्याज दर को बचत बैंक दर कहा जाता है। जमा दर, बैंक ग्राहकों की सावधि जमाओं पर दी जाने वाला ब्याज की दर को जमा दर कहते हैं। नकद आरक्षित अनुपात यानी CRR, किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है, नकद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। इसकी दर जितनी ऊंची होती है, बैंकों की साख सृजन क्षमता उतनी ही कम होती है। वैधानिक सरलता अनुपात यानी SLR, किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जो नकद, स्वर्ण व विदेशी मुद्रा के रूप में उसे अपने पास अनिवार्य रूप में रखना पड़ता है, वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। बैंकों का वित्तीय संकट का सामना करने हेतु रिजर्व बैंक द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई है। प्राइम लैंडिंग रेट यानी PLR, किसी भी बैंक के लिए प्राइम लैंडिंग रेट वह ब्याज दर है जिस पर बैंक उस ग्राहक को जिसके संबंध में जोखिम शून्य है को ऋण देने को तैयार है। यह दर एक तरह से आधार दर के रूप में कार्य करती है, जिसका ध्यान में रखकर अन्य उद्यमियों के संबंध में बैंक अपनी ब्याज दर निर्धारित करता है। आधार दर प्रणाली यानी बेस रेट, आरबीआई ने PLR आधारित आधार दर प्रणाली के स्थान पर जुलाई 2010 से आधार दर प्रणाली लागू किया है। इसकी गणना लागत आधारित सूत्र से की जाएगी या PLR से कम होगा तथा किसी भी बैंक इससे नीचे दर पर किसी को उधार नहीं देगा। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के द्वारा की गई। निजी क्षेत्र बैंक और पंजीकृत कार्यालय स्थापना वर्ष, इंडसइंड बैंक पुणे 2/4/1994 ईस्वी, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक सिकंदराबाद 6/9/1994, ICICI बैंक बड़ौदा 17/5/1994, एक्सिस बैंक अहमदाबाद 28/2/1994, टाइम्स बैंक फरीदाबाद 26/4/1995, सेंचुरियन बैंक पणजी 13/1/1995, बैंक ऑफ पंजाब चंडीगढ़ 5/4/1995,
HDFC बैंक मुंबई 5/1/1995, IDBI बैंक इंदौर 28/9/1995, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक मुंबई 31/5/1995। UTT बैंक के नाम बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया गया 30 जुलाई 2007 को। निजी क्षेत्र में 2 नए बैंक बंधन बैंक, इस बैंक का उद्घाटन 23 अगस्त 2015 को कोलकाता के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया। IDFC बैंक, इसका उद्घाटन 19 अक्टूबर 2015 को मुख्यालय मुंबई में है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ NAFED की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई। यह राष्ट्रीय स्तर पर एक वर्ष शीर्षकारी संगठन है। इसका प्रमुख कार्य चुनी हुई कृषि वस्तुओं को प्राप्त करना, वितरण, निर्यात तथा आयात करना है। NAFED के मूल्य स्तर के स्थिरीकरण तथा बाजार के उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC की स्थापना 1963 ईस्वी में हुई। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद TRIFED की स्थापना 1987 में हुई थी। माइक्रो फाइनेंस की बढ़ती हुई मांग एवं उपयोगिता को देखते हुए इसके विनियमित विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड को नियामक निकाय बनाने का सरकार का विचार है। इसके लिए द माइक्रो फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन बिल 2007 लोकसभा में 20 मार्च 2007 को प्रस्तुत किया गया था। इस विधेयक में माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी फंड के नाम से एक कोष के सृजन का प्रावधान है। विधेयक के अधिनियम होने पर माइक्रो फाइनेंस उपलब्ध कराने वाली सभी संस्थाओं के लिए नाबार्ड के पास पंजीयन कराना अनिवार्य हो जाएगा तथा इसकी अनुमति के बिना ग्राहकों को ऐसी सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई जा सकेगी। पंजीयनों के संबंधित संस्था के पास अपने स्वयं के न्यूनतम राशि 5 लाख होना अनिवार्य किया गया है। विधेयक में दिए गए प्रावधानों में 50,000 रुपये तक राशि उधार देने यानी आवास ऋण के मामले में 1.50 लाख रुपये तक माइक्रो फाइनेंस कहा गया। भूमि विकास बैंक मूलतः दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराती है। भूमि विकास बैंक का आरंभ भूमि बंधक के रूप में 1919 ईस्वी में हुआ। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 फरवरी 1964 ईस्वी को की गई। इसने अपना एक कार्य 1 जुलाई 1966 से शुरू किया। भारतीय औद्योगिक पुनर्विनिर्माण बैंक IRBI की स्थापना अस्वस्थ औद्योगिक इकाइयों में के पुनर्निर्माण के उद्देश्य से 20 मार्च 1985 को की गई। भारतीय यूनिट ट्रस्ट 1 फरवरी 1964 को संसदीय अधिनियम में स्थापित किया गया। भारतीय यूनियन ट्रस्ट अब अपने परिवर्तित स्वरूप में निजी क्षेत्र की कंपनी हो गया है। 2001 में US 64 के धराशायी होने के पश्चात UTI का विभाजन 2 अलग अलग कंपनियों UTI 1 एवं UTI 2 में कर दिया गया था। UTI के शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य NAV के आधार पर योजनाओं को UTI सेकंड अधीन रखा गया था तथा इसकी परिसंपत्तियों का परिचालन का अधिकार भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक को दिया गया। महिला बैंक भारतीय महिला बैंक भारत का प्रथम पूर्ण रूप से महिलाओं का बैंक है। इसकी शुरुआत 19 नवंबर 2013 को 1000 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ की गई थी। इसका उद्घाटन संयुक्त रूप से 19 नवंबर 2013 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं सोनिया गांधी ने किया था। उषा अनंत सुब्रमण्यम को महिला बैंक का प्रथम प्रबंध निदेशक नियुक्त की गई। इसका कॉर्पोरेट कार्यालय नेहरू पैलेस में नई दिल्ली के IFCI टावर में है। यह पहला सार्वजनिक बैंक है जो संसद के अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया। 21 मई 2014 को भारतीय महिला बैंक में को RBI के अधिनियम की दूसरी अनुसूची 1934 में शामिल करने की अधिसूचना की घोषणा की गई। भारतीय महिला बैंक की अनुसूची में शामिल किए जाने के साथ ही भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल संख्या 90 हो गई। इसमें 5 शाखाएं शीघ्र में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई व अहमदाबाद में गुवाहाटी में काम शुरू करेगी। नोट: महिला बैंक 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया।
इन चारों की सरकारों का पूरा मूल्य चुकाकर यूटीआई सेकंड और यूटीआई एएमसी के प्रबंधन के साथ साथ इसका स्वामित्व भी हासिल कर लिया गया। यूटीआई एएमसी यानी यूटीआई म्यूचुअल फंड में इन चारों की हिस्सेदारी 25% है। 25% है। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में है। इस समय इसके 7 जोनल कार्यालय हैं तथा 100 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में की गई थी। दिसंबर 2011 में एलआईसी को चुकता पूंजी 5 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया। भारतीय साधारण बीमा निगम जीआईसी की स्थापना 1972 ईस्वी में की गई। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इंश्योरेंस रेगुलेटरी ऑफ एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI का मुख्यालय हैदराबाद में है। 17 मार्च 1997 ईस्वी को सरकार ने कंपनी अधिनियम सन 1956 ईस्वी के अधीन भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड की स्थापना की। वर्तमान में इसकी अधिकृत पूंजी 1000 करोड़ रुपए तथा मुख्यालय कोलकाता में है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।